हेलो दोस्तों, जीके प्रिंस अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो उसी के क्रम में ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा जिसको आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के टोटल 75 क्वेश्चन होंगे जिसको हम एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने इसका पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा हुआ है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से जो है उसका लिंक मिल जाएगा। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया तो वहां से आप एक साथ पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर चौथा। और इसमें हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, सामान्य हिंदी से होगा, इसके बाद में हम जीएस के देखेंगे। तो इसलिए चैनल वीडियो से जो है एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें बताना है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, इसमें से कौन सा जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है और कौन सा महाप्राण व्यंजन है। दो प्रकार के व्यंजन अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन से पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन सा अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। गा जो होता है, गा वर्ण जो होता है, का जो है वर्ग का, वो गा सब वर्ण जो है ये अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। बाकी जितने इसमें खा है, घा है और ठा है, ये तीनों क्या है, ये महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, ये महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। अब अल्प प्राण व्यंजन हम कैसे पहचानेंगे, तो अल्प प्राण व्यंजन पहचानने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन हम जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे का वर्ग हम लेते हैं तो का वर्ग में जो है का है, खा दूसरा हो गया, फिर इसके बाद गा आता है, का खा गा घा, फिर हो गया चौथा, इसके बाद अंगा आता है। तो का खा गा घा में इसमें का और गा और अंगा जो है क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पर्श व्यंजन के ये प्रत्येक वर्ग का ये हो जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन जो है, गा जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों बाकी क्या है, महाप्राण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिगंबर दिगंबर का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो ये क्या बनकर आएगा, तो दिगंबर का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर, जो कि हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है डी पार्ट में। ठीक है, डी पार्ट में जो लिखा हुआ है दिक प्लस अंबर, ये क्या है, ये दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये किस प्रकार के संधि का उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे का जो है का विलोप हो रहा है, आ का विलोप होकर ये बन जा रहा है गा में। तो इस तरीके से अगर कहीं कोई प्रक्रिया होती है तो इस तरीके से प्रकार के व्यंजन जो होता है व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अब व्यंजन संधि का उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका नियम क्या होता है, तो जहां पर का आए, चा आए, टा आए, ता आए या फिर पा आए, तो उसके बाद किसी वर्ग का अगर तृतीय वर्ण आता है, जैसे कि गा आ जाता है, जा है, डा है, दा है, बा है, ये आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए जैसे कि घ, झ, ढ, धा, भा, ये सब आ जाए, तो या र, ला, वा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा और ता और पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे का आया तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा, तो यहाँ पे दिगंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है जो कि व्यंजन संधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग कौन सा है। आगमन में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, आगमन का उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले लगा होता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के पहले लगा होता है। तो इसमें मूल शब्द के पहले जो उपसर्ग लगा हुआ क्या हो जाएगा, मूल शब्द के पहले जो उपसर्ग लगा हुआ है आगमन में, वो क्या होगा ये बताना। ठीक है, मूल शब्द के उपसर्ग में अगर हम देखेंगे आगमन में तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना। आगमन में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो आगमन में उपसर्ग जो है बड़ा आ लगेगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा आ। ठीक है, आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो सीमा और समेत, कमी और विपरीत, ये सभी जो है आ उपसर्ग के अर्थ होते हैं। इससे अगर देखा जाए तो आकर्षण शब्द बनता है, आरंभ शब्द है, आक्रमण है, आचरण है, आजीवन है, और इसके अलावा आगमन भी इसमें जो है शब्द इस प्रकार के बनते हैं आ उपसर्ग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दवा जो है किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दवा जो है किस भाषा का शब्द है, ये बताना है। तो दवा की अगर हम बात करेंगे तो दवा फारसी भाषा का शब्द है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा फारसी। दवा फारसी है। फारसी भाषा में कबूतर, खरगोश, गुलाब, चरखा, जादू, दीवार, ये सभी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट।
तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक की बात करेंगे तो चक्षु प्रकाशन की है, जो कि निकाली गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें सिलेबस वाइज अगर देखा जाए नवीनतम सिलेबस के अनुसार तो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो आप इसको जो है स्टोर से, किसी भी स्टोर से या ऑनलाइन स्टोर से जो है इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इस तरीके से लिखा गया है इसमें, और क्वेश्चन के बाद इसका अगर देखा जाए तो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन बुक का डिटेल वाइज जो है सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, डिटेल क्या दिया गया है, सोल्यूशन जो है डिटेल वाइज दिया गया है इस तरीके से। तो आप इस बुक को ले सकते हैं, बेस्ट बुक है। इसमें कॉम्बो पैक करके 4 बुक निकाली गई है कांस्टेबल के लिए, तो आप उसको जाके जो है ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। ये 4 बुक इस तरीके से। ठीक है, इसमें स्टडी गाइड भी है, जो कि आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें एक साथ एक बुक में मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर का है। इसमें रीजनिंग के अलग से एक बुक निकाली गई है और हिंदी के भी अलग से बुक निकाली गई है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है सारे ऐप स्टोर का, तो वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, अपशब्द जो शब्द रेखांकित किया हुआ है, ये किस प्रकार का वर्ण है, किस प्रकार का ये जो है शब्द है, ये बताना है। ये विशेषण है या फिर संज्ञा है या फिर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ या फिर अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ, ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे रेखांकित शब्द जो अपशब्द है, ये व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पे संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अपसर्ग यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपशब्द यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना। इसमें जो धीरे धीरे जो रेखांकित किया है किस प्रकार का शब्द है, इसमें भी बताना है। तो धीरे धीरे चल रहा है, ये जो है अगर हम बात करें तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलने की मतलब चल रहा है जो क्रिया है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। अब ऑप्शन में दिया गया है धूसर के पर्यायवाची के बारे में, तो धूसर के पर्यायवाची इनमें से अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बेसर। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है, बेसर होता है। और जो गजबदन दिया गया है, ये किसका पर्यायवाची है, तो गजबदन जो है ये गणेश का पर्यायवाची होता है। गजबदन जिसको किसका पर्यायवाची, तो गणेश का। और सदन, सदन जो दिया गया है ये घर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, खनक जो दिया गया है, खनक किसका पर्यायवाची होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनक जो होता है वो चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चोर का पर्यायवाची होता है। और धूसर जो है बेसर का पर्यायवाची होता है, बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जीने की इच्छा वाक्य के लिए एक सही शब्द बताना। तो जीने की इच्छा रखने को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। जिजीविषा जो दिया गया है, जिजीविषा, ये ठीक है, ये जीने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, एक शब्द में जिजीविषा कहते हैं। और जिज्ञासु की अगर हम बात करेंगे तो जिज्ञासु को जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिगीसु जो दिया गया है, जिगीसु ये किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने के लिए जो हम जिगीसु कहा जाता है। और पिपासु जो दिया गया है, ये जो है किसी पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, उसे हम क्या कहेंगे, पिपासु कहेंगे। तो इस तरीके ये सभी शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन एक अलग है। पावक, अनिल, अनल और किसान। अब अनिल और अनल जो दिया गया है और पावक और किसान, ये 4 शब्द दिए गए हैं। 4 शब्दों में से एक शब्द कोई अलग है, बाकी 3 का अर्थ एक साथ मतलब एक ही है। तो इसमें से कौन सा वो अलग शब्द है। तो अलग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वो है अनिल। अनिल, अनिल क्यों अलग शब्द है, अनिल का अर्थ होता है वायु या फिर हवा कह सकते हैं। तो अनिल का अर्थ जो होता है वो हवा होता है। जबकि पावक, अनल और किसान जो दिया गया है, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आग के अर्थ होते हैं, ये तीनों आग के अर्थ होते हैं। बाकी अनिल जो है वो वायु का जो है अर्थ होता है। तो इस तरीके से सबसे अलग क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है। इनमें से समूहार्थक चिन्ह यानी कि एक शब्द के कई अर्थ हो, इसमें से बताना कि वो कौन सा हो जाएगा। तो मतलब इसमें से कौन समूहार्थक समूह को व्यक्त कर रहा हो वो शब्द बताना है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भीड़। भीड़ क्या बता रही है, भीड़ बता रही है, भीड़ मतलब हो गया कि बहुत सारे लोग वहां एक जगह इकट्ठा होंगे, उसी को भीड़ कहते हैं। तो समूहार्थक शब्द इसमें क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। समूहार्थक शब्द क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल ये निबंध है और इसके लेखक कौन है, ये बताना। ठीक है, अशोक के फूल एक निबंध है और इसके लेखक का नाम क्या है, ये बताना है। तो इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल नामक निबंध को लिखा था। इनके अन्य प्रबंध इनके अन्य प्रमुख निबंध की अगर हम बात करेंगे तो कुटज इन्होंने लिखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास इन्होंने लिखा है, बसंत आ गया है इनके द्वारा लिखा गया है, मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये सभी जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? इनमें से मात्रिक छंद कौन से इसमें से होगा ये बताना, ठीक है। तो मात्रिक छंद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मात्रिक छंद की अगर हम बात करेंगे तो दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो मात्रिक छंद के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, दोहा, चौपाई, रोला, ठीक है, कुंडलियां, छप्पय, हरिगीतिका, गतिका, बरबे, ये सभी क्या है ये, और सोरठा, साथ ही साथ ये सभी जो है मात्रिक छंद के उदाहरण है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले प्रश्न में बताना है कि पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग, इनमें से कौन से जो है अलंकार प्रयुक्त किया गया है ये बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। इसमें जो है रूपक अलंकार की बात कही गई है, आंसर इसका बी पार्ट किया हो जाएगा सही, ठीक है। रूपक अलंकार की बात करें तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसमें तीन बातें होना आवश्यक है, उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होना और उपमेय का भी साथ साथ वर्णन होना। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, बातें ये बताना है, ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 में कहा गया, ठीक है, 343 आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी, ठीक है, हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और इसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को है जो है हम जो है लोग क्या हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इसीलिए, ठीक है। और यह संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद जो दिया गया है, संविधान के भाग 17 में जो अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा दिया गया? 343, और 343 के आई में दिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है? यड़ संधि, अब देखिए स्वर संधि जो है, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में कौन सा आता है? एक तो आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आता है इसमें गुण स्वर संधि, तीसरा कौन सा आता है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। चौथा कौन सा आता है? स्वर संधि, तो चौथा आता है यड़ स्वर संधि, ठीक है। और पांचवा की बात करेंगे तो पांचवा आता है अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि आता है। तो इस तरीके से 5 प्रकार है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो यड़ स्वर संधि जो है वो किसका? तो यड़ संधि जो है ये स्वर संधि के प्रकार है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खग का अर्थ क्या नहीं है? खग का अर्थ क्या नहीं है बताना, ठीक है। खग, खग की अगर हम बात करें तो बड़ी, ठीक है, बाण, पक्षी, तारा, ये सभी क्या है? खग के अनेकार्थक हैं। तो बाण, पक्षी, तारा जो है ये सभी क्या है? खग के अनेकार्थक हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, ये अलग है इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरा है और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुट्ठी गर्म करने मुहावरे का सही अर्थ होता है घूंस देना। क्या होता है? घूंस देना होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं जो पूछा जा सकता है, जैसे कि अंगद का पैर होना, इसका मतलब कि दृढ़ होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दृढ़ होना। और इसके अलावा एक है शेर के कान कतरना, मतलब कि बहुत चालाक होना। एक है मुंह की खाना, मतलब कि पराजित होना। एक है झाड़ू फेरना, मतलब कि नष्ट करना। तो इस प्रकार ये इतने जो है क्या है इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 1975 को किया गया था। 10 से 14 जनवरी के मध्य हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था, भारत में, महाराष्ट्र में। तो आंसर इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप, वर्तिका क्या है? तो वर्तिका तत्सम रूप है। इसका तद्भव क्या होता है? बत्ती, ठीक है। क्या होगा? बत्ती हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? इनमें से विकृत कौन सा पद नहीं होगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विकृत, विकृत की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो देखा जाए अव्यय शब्द क्या होता है? विकृत नहीं होता। अव्यय शब्द क्या होता है? विकृत नहीं होता। यानी कि जिस शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो देखिए अंतस्थ व्यंजन होता है या, र, ला, वा। ठीक है, तो ये चार व्यंजन जो है, ये व्यंजन जो क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें से देखिए क्या है, तो वा जो है क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो यही आपको चार व्यंजन याद रखना है जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर जो है किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में रचना है? तो सूर सागर की रचना जो है ब्रज भाषा में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो सूरदास ने किया था, सूरदास ने किया था। ठीक है, सूरदास के द्वारा किया गया था ब्रज भाषा में। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य में किस प्रकार है? वाक्य के प्रकार का पहचान करना। ठीक है, जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इसमें वाक्य का प्रकार पहचानना है। तो इसमें वाक्य के प्रचार की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए एक प्रकार का इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में कहने वाले की इच्छा या कामना का जो है बोध हो, वहां पे जो है इच्छावाचक वाक्य होता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 24 से 28 से लेकर जो है वो दिया गया है गद्यांश से संबंधित। गद्यांश को पढ़िएगा, कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पर फिर आइएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकाल है क्योंकि, क्यों संकाल है? अब ये गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? तो हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कि जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो ये भी आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से अगर देखा जाए इसका आंसर तो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके जो है रोक सकता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गद्यांश से आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों? आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों? क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी गद्यांश से था, आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। गद्यांश से क्वेश्चन अगला है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो? तो अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे गद्यांश से थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का अस्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, या फिर इसको हम शम भी कहा जाता है, शम। ठीक है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद या शम होता है। तो इस तरीके से दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो? इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, इस लोकोक्ति का सही अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसका अर्थ क्या होगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी को रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है? इनमें से अनेकार्थक शब्द की बात कर रहा है, तो अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो वो शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अंबर जो होता है इसका अनेकार्थक शब्द है, अंबर। ठीक है, अंबर क्या है? वस्त्र होता है, अंबर में मेघ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वसुंधरा के पर्यायवाची में अगर देखा जाए तो पृथ्वी आती है, छित है, अवनी है, उर्वी, मेदनी, इला, धरा, ये सभी वसुंधरा के पर्यायवाची। तो छित हो जाएगा इसका आंसर, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पर्यायवाची सभी हो जाएंगे। और जो दिनकर दिया गया है ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सभी रत्नाकर, कलाधर, ये सभी क्या है, सॉरी दिनकर के अगर देखा जाए दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सभी क्या है? दिन के सूर्य के पर्यायवाची हैं। रत्नाकर की अगर हम बात करेंगे तो रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का। ठीक है, रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। और अगर हम बात करें कलाधर, कलाधर किसका पर्यायवाची? तो कलाधर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला जो है एक प्रकार का देशज शब्द है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द हो जाएगा। कुछ देशज शब्द जान लीजिए क्योंकि उसमें उसे वही पूछा जाता है, जैसे कि आस पास, झिलमिल,
झुग्गी, झाड़, काका, बाबा, लाला, पोंपो, खुसुर फुसुर, तोंद, डकार, खर्राटा, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके देशज शब्द के अंतर्गत। थप्पड़ हो गया, झनकार है, भड़ास है, हिचकी है, खचा खच, ये सभी जो है पूछे जाते हैं और ये सब जो आपके देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से सही काल वाला विकल्प चुनना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, ये किस प्रकार के काल की बात कर रहा है? तो यदि मैं, अगर यदि इसमें लग जाए कंडीशन और तो करके हो जाए मेरी गाड़ी न छूटती, तो इस प्रकार के अगर देखा जाएगा तो ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें तो क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु कारणवश न हो सकी, तो वो हेतु हेतु मध्य भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के भेद की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने भेद होते हैं? तो टोटल होता है 8 प्रकार। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरीके से हिंदी में 8 प्रकार माने गए। लेकिन अगर संस्कृत साहित्य में देखा जाएगा तो 6 प्रकार माने जाएंगे। ठीक है, संस्कृत में 6 प्रकार माने जाएंगे, उसमें संबंध और संबोधन की गणना संस्कृत वाले में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से माना गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मागधी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी आती है, भोजपुरी मैथिली, ठीक है, भोजपुरी मैथिली और साथ ही साथ मगही बोलियां आती हैं। ये इतनी बोलियां जो है क्या है, मगही बोलियां, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। 3 प्रकार की बोली जो है आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो अगस्त 2023 में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है नवदीप रिणवा। क्या नाम है? नवदीप रिणवा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा बलिया जिला। बलिया जिला जो है सबसे पूर्वी बिहार के क्षेत्र में इस तरीके से बसा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में यही आ जाएगा, बलिया जिला। ठीक है, सबसे पूर्वी माना जाता है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। 3 जिलों की अगर हम बात करें तो मऊ, गाजी और देवरिया से जो है ये बलिया जिला क्या है, शामिल करता है, अपना जो है टच करता है सीमा रेखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। तो इन सभी को चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा 40 में नाथुल्ला दर्रा कहाँ, लेपुलेख का दर्रा कहाँ, रोहतांग दर्रा और पालेघाट दर्रा। तो इसमें से अगर देखा तो नाथुल्ला दर्रा जो है कहाँ पर है? नाथुल्ला जो है आपका पड़ेगा सिक्किम में, जो कि दिया गया अरुणाचल, जो कि गलत है। ठीक है, तो नाथुल्ला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सुमेलित नहीं था वो बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है और किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव जो होता है ये आगरा में लगता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का था, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है आयोजित किया गया था। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका थीम क्या था, विषय क्या था? तो समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम, इसका जो है थीम बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? यानी कि अशोक जो था, सम्राट अशोक, वो जब बौद्ध धर्म अपनाया तो कौन सा बौद्ध साधु था जिससे प्रभावित होकर जो है इन्होंने अपना लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, उपगुप्त। उपगुप्त थे। ठीक है, अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष जो है निग्रोथ नामक भिक्षु ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और दिव्यावधान अशोक को जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये हुआ है जनपद इटावा में, जिला इटावा में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करंट अफेयर से है। अक्टूबर 2023 में किन देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन हुआ? संप्रीति अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस बार 2023 का जो आयोजन हुआ है ये मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ है। ठीक है, उमरोई,
मेघालय का एक स्थान का नाम है उमरोई, वहां पर जो है ये संप्रीति 2023 का आयोजन हुआ है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इस संप्रीति की तो ये 2009 से शुरुआत हुआ था, तब से अभी तक मना रहे हैं, ठीक है, हर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है इनमें से, तो इनमें से अन्य से देखा जाए तो कौन सी भिन्न है ये बताना है। तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सेम ही आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, बल इनसे अलग है, ठीक है, बल इनसे अलग है, ठीक है। भौतिक राशियों में दो प्रकार की विभक्त करते हैं, प्रथम होता है अदिश राशि, द्वितीय होता है सदिश राशि, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो बल, वेग, त्वरण ये सभी क्या होती हैं, सदिश राशियां हैं। कार्य जो है ऊर्जा, ऊर्जा के अंतर्गत अगर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आती है तो सभी अदिश राशियां हैं। तो इस प्रकार से तीनों जो है अदिश है, ये क्या है, सदिश है। तो इस तरीके से सदिश जो है अकेला ये अलग भिन्न हो जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। तो कौन सी कंपनी है जो बन गई है, तो उसका नाम क्या है, तो ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम जो है ये पहली अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली जो है ड्रोन कंपनी बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो उस जिला का नाम क्या है इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाए तो इटावा जिला है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इटावा जिला प्रभावित जिला, यह जो है यमुना और चंबल नदियों के मध्य स्थित है और यहाँ प्रभावित होने वाली नदियों नदी खड्डों या बीहड़ों का निर्माण करती है, जो अवनालिका अपरदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैग्नेटाइट का फार्मूला बताना है, क्या होता है, तो मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। ये जो कहे, जो ये किसका अयस्क है, तो ये लोहे का अयस्क होता है और ये इसका फार्मूला होता है Fe3O4, ठीक है। मैग्नेटाइट लोहा जो है सबसे अच्छा अयस्क होता है, इसमें जो है 72% जो है लोहा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 72% जो है लोहा इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका लोहे का एक अन्य अयस्क है हेमाटाइट। हेमाटाइट जो का फार्मूला क्या है, तो Fe2O3 है। और इसका एक अन्य है लिमोनाइट। लिमोनाइट का फार्मूला है 2Fe2O3 इंटू 3H2O और ये होता है सीडोराइट। सीडोराइट होता है FeCO3, ये सीडोराइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट कब लागू हुआ, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स जो है कब लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है। मूल कर्तव्यों को दिया गया भाग चौथा के ए में, तो ये तो सही है। राज्यों की बात करेंगे तो भाग 6वें में वर्णन है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी दिया गया है भाग 8वें में, जो कि भारत का महान्यायवादी दिया गया है भाग 5वें में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। भारत का महान्यायवादी 5वें में दिया गया भाग, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 76 में वर्णन है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग जो है 14 में दिया गया, तो ये सही है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यही गलत था। भाग 8वें में क्या दिया गया है, तो भाग 8वें में दिया गया भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध जो है उसमें प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, तो ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनको नियुक्त किया गया था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं हर वर्ष 8 मार्च को। कब मनाते हैं, 8 मार्च को, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 मार्च को। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य विषय क्या था, तो डिजिट ऑल, डिजिट ऑल ये इसका जो है थीम था। इसके आगे भी लिखा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये इसका जो है थीम बना था, विषय बना था, डिजिटल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम या फिर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता इनमें से, तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो लोहा पाया जाता है, तांबा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, क्रोमियम भी नहीं पाया जाता। लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और ये तीनों जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, इसमें से फास्फोरस का इसमें से कौन सा प्रमुख स्रोत है ये बताना। तो फास्फोरस के प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो फास्फोरस किसमें प्राप्त होता है, तो जैसे प्रोटीन युक्त भोजन होता है, दूध, दूध उत्पाद है, मांस है, सेम है, आदि सभी में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूध में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है कितने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कितने बनाए गए हैं? तो अभी देखा जाएगा तो 9 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9। 9 कौन कौन से है? पहला तो उसमें आता है तराई क्षेत्र, दूसरा आता है पश्चिमी मैदान, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा आता है मध्य पश्चिमी मैदान। मध्य पश्चिमी मैदान के बाद फिर आता है दक्षिण पश्चिमी मैदान, ठीक है। दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क मैदान हो गया, फिर आता है मध्य मैदान, बीच वाला मैदान, फिर इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के बाद फिर आता है उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, फिर इसके बाद कौन सा आता है? उत्तरी पूर्वी मैदान के बाद पूर्वी मैदान आता है, पूर्वी मैदान आता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र आता है, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र आता है। तो ये 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कहाँ पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो पुरी में स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में स्थित है कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर, जो कि नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था, जो कि ये चोटगंग, इनका चोटगंग भी कहा जाता है। नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोटगंग के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर किस शताब्दी का मंदिर है? तो ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ये अपनी विशिष्ट शैली के प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य की मंदिर को हम काला पैगोड़ा भी कहते हैं, काला पैगोड़ा भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? ये बताना, ठीक है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है, उनका नाम क्या है? राज तरंगड़ी के लेखक का नाम बताना है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? राज तरंगड़ी के लेखक जो है कल्हड़, ठीक है। लेखक कल्हड़ है। उस समय शासक कौन था? राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था, ये बताना है। तो राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय अगर देखा जाए तो कश्मीर का शासक जो था वो जयचंद्र था। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, जयचंद्र, ठीक है। जयचंद्र था उस समय, और उसी के शासन के दौरान कल्हड़ ने अपनी महान कृति राज तरंगड़ी को पूरा लिखा था। राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं और लगभग 8000 इसमें श्लोक हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की हम बात करेंगे, उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि ये हैदराबाद में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो ये 36 से लेकर 51 तक दिया गया है, और ये अगर हम बात करें तो भाग चौथे में जो है ये वर्णन किया गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता किसमें दिया गया है? भाग 2 में। और इसके अलावा भाग 3 में, तो भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित चीजें दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया, ठीक है। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका के संविधान से ये जो है मूल अधिकारों को लिया गया है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो टोटल 6 मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला का नाम है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, और आंवले को अभी जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। आंवला की बात करें तो प्रतापगढ़ के अलावा प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली में भी पैदावारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है, और अनुच्छेद 61 के अनुसार जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, और ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों के पहले जो है लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए। तो संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा जो है प्रस्तावित करके अपना आशय प्रकट किया जाना चाहिए, तथा कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा और यह कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, संसद के दोनों सदनों में से अनुशंसा करना जो है अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? देखिए, उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया था 1989 में। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1989 में जो है उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में ही कर दिया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन से नगर में, कौन से जिला में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, गोमती नगर की। इसकी स्थापना कब किया गया था राजकीय ललित कला अकादमी की? तो 1962 में। कब किया गया था? 1962 में, ठीक है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है इनमें से?
वाणिज्य फसलें, वाणिज्य फसलों की बात करेंगे यानी कमर्शियल फसल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से हो जाएगा भारत की में आता है। तो भारत में कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू ये सभी क्या है, ये वाणिज्य फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, गन्ना जो कि बी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। रोपड़ फसलें कौन सी होती है, तो रोपड़ फसलें में चाय, काफी, नारियल, रबर आता है। ठीक है, चाय, काफी, नारियल, रबर ये सभी क्या है, रोपड़ फसलों के उदाहरण होती हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाण की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाण हैजा के रोगाण की खोज किसने किया था, ये बताना। तो हैजा के रोगाण की खोज की अगर हम बात करेंगे तो ये रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा किया गया था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट कोच वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण यह होता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1210 मीटर है। ठीक है, 1210 मीटर है सरदार सरोवर बांध की लंबाई, 1210 मीटर है। यह बांध जो है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, कंक्रीट बांध है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है जोजिला दर्रा, जो कि ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो आंसर ए पार्ट होगा, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश की सीमा की अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा है भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, और भारत के अगर हम बात करें तो असम में असम हो गया, और त्रिपुरा है। त्रिपुरा के अलावा अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से सीमा साझा करता है। मिजोरम के बाद मेघालय से भी सीमा साझा करता है। मेघालय के अलावा अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। झारखंड से सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश। तो इस तरीके से आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश संबंधी क्वेश्चन है। अवध राज्य को बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने जो अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था शहादत खां। क्या नाम था, शहादत खां। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम है अरविंद घोष। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहा जाता है किसने दिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या हड़प नीति की अगर हम बात करेंगे तो डलहौजी की नीति थी। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, डलहौजी की नीति थी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिलिंद पनह जो है ये क्या है, तो मिलिंद पनह की अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो पाली ग्रंथ है। ठीक है, पाली ग्रंथ हो जाएगा मिलिंद पनह, जो कि मिलिंद पनह में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन के शासक मिनांडर का संवाद है। ठीक है, नागसेन और किसका, मिनांडर, जो कि मिनांडर क्या कौन था, तो मिनांडर जो था वो कहाँ का शासक था, तो यवन का शासक था मिनांडर। तो इन दोनों का संवाद जो है मिलिंद पनह कहा जाता है और ये पाली ग्रंथ है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है ये बताना। पृथ्वीराज विजय के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है जयानक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जयानक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक का नाम क्या है, जयानक। चंद्रबरदाई इसमें दिया गया है। चंद्रबरदाई की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो एक लिखा था पुस्तक, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा चंद्रबरदाई के बारे में। ठीक है, आंसर इसमें आपका बी पार्ट हो जाएगा, जयानक। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।